नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण मिलेगा या नहीं मिलेगा? क्या आरक्षण देने के नाम पर ओबीसी वर्ग के साथ मजाक किया जा रहा है? यह सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि इस मामले में सुनवाई के दौरान वकीलों की बहस के तरीके को देखकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। अब इसे लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। आरक्षण को लेकर संशय तमाम तरीके से तेज हो गए हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख लहजे में कहा है कि आप चाहते हैं नहीं चाहते हैं, कोई गंभीर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसी पर चर्चा करेंगे। पहले एक खास रिपोर्ट देख लीजिए। क्या ओबीसी आरक्षण सिर्फ दिखावा है? सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। ओबीसी आरक्षण पर एससी की कड़ी टिप्पणी। हम तैयार हैं, आप नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सभी पक्ष यहाँ सिर्फ दिखावा करते हैं। कोई भी केस में सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। मध्य प्रदेश केस से हटे तुषार मेहता, अब पैरवी कर रहे पी विल्सन और शशांक रत्नू। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार और आरक्षण के पक्ष में याचिका लगाने वाले सभी वकीलों की ओर से 15,000 पेज का एक लिखित जवाब कोर्ट में पेश किया गया। इसमें 1983 से लेकर 2024 तक ओबीसी से जुड़ी सभी रिपोर्ट थी। वकीलों ने जवाब पढ़ने के लिए समय मांगा, लेकिन बहस के तरीके पर शीर्ष कोर्ट ने नाराजगी जताई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल कुमार चंदोकर की बेंच ने यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि सभी पक्ष यहाँ सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, कोई भी केस में सुनवाई के लिए गंभीर नहीं है। देखिए, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 19/3/2019 को मेरे आर्गुमेंट सुनने के बाद रिजर्वेशन जो ओबीसी का था मध्य प्रदेश में, उसको स्टे कर दिया था कि 14% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके बाद जब भी यह मामला बहस के लिए लगा, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से कोई ना कोई ऐसी अड़ंगे डलते गए कि अल्टीमेटली ये केस यहाँ फाइनल डिसाइड नहीं हो पाया। एंड फाइनली ओबीसी रिजर्वेशंस का जो मामले थे, ये सब ट्रांसफर होगा सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में भी ट्रांसफर हुए, पार्टीज ने ये ऑब्जेक्शन लिया कि हमें कॉपी नहीं मिली है या हम तैयार नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट जो है वो इस केस को सिर्फ बढ़वाने की कोशिश करती है। उससे ये समझ में आ रहा है कि किसी भी तरह गवर्नमेंट चाहती है कि केस बढ़ता रहे। ऑल्दो आज बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट ने और अपनी नाराजगी भी व्यक्त की है और ऑन टॉप ऑफ द बोर्ड लगाया है अब 8 अक्टूबर 2025 के लिए। आरक्षण विरोधी याचिकाकर्ताओं और इंटरविनर पक्ष की ओर से नोडल काउंसिल पूजा धर ने कहा कि जवाब की कॉपी 23 सितंबर की शाम को मिली है। इसका अध्ययन किए बिना बहस नहीं कर सकते। बहस शुरू करने से पहले पढ़ने का वक्त दिया जाए। केंद्र सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने भी दस्तावेज पढ़ने के लिए अतिरिक्त समय मांगा। राज्य सरकार की ओर से सीनियर एडवोकेट पी विल्सन ने 27% ओबीसी आरक्षण पर लागू स्टे को हटाए जाने की बात कही। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि हम सुनवाई के लिए तैयार हैं, पर आप नहीं। ओबीसी आरक्षण की सुनवाई में उपस्थित रहा। मैं खुद ओबीसी आरक्षण की जितने दिन सुनवाई रहेगी वहाँ उनके पास बैठूंगा, कोर्ट में रहूंगा और ओबीसी समाज के पक्ष में कांग्रेस पार्टी दृढ़ता से खड़ी है। हमने मोहन यादव जी ने जो सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी उसमें भी हम गए थे, हमने यही बात कही। पर बीजेपी का चेहरा अब पूरे मध्य प्रदेश के सामने क्लियर हो गया है कि 100 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने, वकीलों ने इस आरक्षण को रोकने में लगाए। पर मैं फिर से, इनमें दम ही नहीं है कि ये रोक सके। कोर्ट ने बहस शुरू करने के लिए 8 अक्टूबर की तारीख तय कर दी। इसके साथ ही ये कहा कि हम केस में सुनवाई के लिए तैयार हैं, पर आप लोग तैयार नहीं हैं। वहीं सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद को मध्य प्रदेश की ओर से अलग कर लिया। मेहता ने छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से पैरवी करते हुए छत्तीसगढ़ के ओबीसी आरक्षण केस को मध्य प्रदेश के केस से अलग करने की मांग रखी। मेहता के स्थान पर मध्य प्रदेश की और यूपीए सरकार में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल रहे और डीएमके से तमिलनाडु के राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने पैरवी की। मध्य प्रदेश की ओर से एक और नए अधिवक्ता शशांक रत्नू भी नियुक्त किए गए। बीएसटीवी के लिए मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो कुल मिलाकर इस पर हल्की सियासत भी देखने को मिली है। कांग्रेस की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है और
सियासी वार पलटवार तो पहले भी देखने को मिले, लेकिन अभी जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट गहरी नाराजगी जाहिर कर रहा है, गंभीरता को लेकर जो पक्ष है उनकी सवाल खड़े सुप्रीम कोर्ट ने किए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर तमाम सवाल हैं, जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सागर कसेरा, बहुत स्वागत है आपका, और कांग्रेस से प्रवक्ता हैं डॉक्टर विक्रम चौधरी। विक्रम साहब, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका। सबसे पहले सागर जी, आप ही के पास में आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है, ना सिर्फ ये कांग्रेस के लिए बल्कि बीजेपी के लिए, सभी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। क्या वजह सामने आ रही है? क्योंकि जीतू पटवारी को आपने सुना अभी, वो कह रहे हैं कि हम तो दृढ़ संकल्प के साथ खड़े हैं कि ओबीसी आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन बीजेपी है कि 100 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए हैं ताकि आरक्षण ना मिले। ये आरोप लगाया आप पर, सागर जी। ऋषभ जी, देखिए ये कितना हास्यास्पद मामला है कि इतने गंभीर मसले पर कांग्रेस इस प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया करने से बाज नहीं आ रही, और प्रदेश की जनता उनका एक चरित्र देख रही कि किस प्रकार से उनका ये व्यवहार जो सामने दिखाई देता है कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझनी होगी कि मार्च 19 में जब कमलनाथ सरकार ने हड़बड़ी में यह अध्यादेश निकाला जिसमें ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27% कर दिया, सुनने में इतना आकर्षक कदम लगता है, लेकिन इसकी नींव ही खोखली थी। क्या कमी थी बताता हूँ। पहला, कुल आरक्षण 63% हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सहायता निर्णय 50% से ऊपर के आरक्षण को संभव ही नहीं था। जब असाधारण परिस्थितियां हो, ठोस प्रमाण हो, तभी संभव हो सकता है। अभी दूसरी कमी ये रही कि कोई ठोस सामाजिक आर्थिक डेटा, कोई आयोग ही नहीं बना था तो फिर रिपोर्ट क्या देते, कोई वैधानिक आधार अदालत के अंदर सामने नहीं रखा। तीसरी और सबसे गंभीर कमी उनके उस अध्यादेश के अंदर थी कि अदालत में कांग्रेस सरकार की पैरवी इतनी कमजोर रही कि हाईकोर्ट ने तुरंत ही उस पर रोक लगा दी, स्टे दे दिया। यही नहीं, भर्ती एजेंसियों और एमपीपीएससी जैसी संस्थाओं को भी स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दी गई। नतीजा यह हुआ कि नतीजे लटके, अटके और भटकाव की रास्ता आज हमारे सामने दिखाई दिया। तो आज ओबीसी वर्ग की समस्याओं को भाजपा ने समझा है। अब बीजेपी क्या कर रही है, भाजपा की जिम्मेदारी सरकार ने कैसे कदम उठाए हैं, तो 2021 में पहला पिछड़ा वर्ग का कल्याण का आयोग बनाया, जिस आयोग ने सर्वे किया, डेटा इकट्ठा किया और रिपोर्ट सबमिट की। हमारी सरकार ने अदालत में ठोस दस्तावेज रखे, अटॉर्नी जनरल से लेकर वरिष्ठ वकीलों की पूरी टीम तैयारियों के साथ उन्होंने पैरवी की, और यही कारण है कि आज सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि यह टॉप ऑफ द बोर्ड मामला है, टॉप प्रायोरिटी पर उसने ले लिया है। अब एक छोटा विषय आ गया कि अब वकील सामने वाले पक्ष के तैयार नहीं थे, तो कल टिप्पणी करते हुए उन्होंने ये विशेष तौर से कहा कि आप बहाना बना रहे हैं, आप गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, और इतने गंभीर मसले पर आपको वक्त चाहिए, लेकिन फिर भी 14 दिनों का वक्त मांगने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी पर लेते हुए उन्हें सिर्फ 10 दिन का समय दिया, जो 8 तारीख के बाद उस पर सुनवाई होनी है। तो सामने सच्चाई है कि कांग्रेस ओबीसी का हक छीनना चाहती थी और सिर्फ राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी का हक सुरक्षित करने की लड़ाई अदालत तक लड़ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कांग्रेस सिर्फ क्रेडिट की रेस में है और भाजपा ओबीसी समाज की वास्तविक समझ करके उसका ठीक है। विक्रम जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। विक्रम जी, अब तमाम तरीके से, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो दोनों के लिए कहा, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? आपकी आवाज आ रही है? ठीक है, ठीक है। देखिए, आप कुछ दिखाना चाह रहे हैं, बताइएगा। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है, आप पर भी सवाल है, और साथ ही जीतू पटवारी जो बयान दे रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें की जा रही हैं? साहब, अगर एक साथ है तो फिर बातचीत करिए आगे। नहीं, सब एक साथ है, लेकिन सरकार की मंशा, सरकार की नीयत जो है साफ नहीं है। इसलिए हम बार बार राजनीति छोड़ के मुख्यमंत्री के बुलाने पर भी हम वहां पहुंचे। हमने कहा आप सब साथ रहिए, इसमें श्रेय की कोई लड़ाई नहीं है, ओबीसी को उसका हक मिलना चाहिए। लेकिन आज ही देखिए, आज अटॉर्नी जनरल कह रहे हैं कि मैं रिजर्वेशन के विरोध में खड़ा हूं, उसमें लिखा है, फ्रंट पेज की खबर है। फिर कोर्ट उनसे कहता है कि शायद आप भूल गए, आप तो आरक्षण के पक्ष में आए थे। उन्होंने अपनी बात सुधारी और फिर कहा कि नहीं, मैं कानून की पहल के सपोर्ट में खड़ा हूँ। तो इससे ये पता चलता है कि सरकार कितनी गंभीर है। ठीक है विक्रम जी, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा हूँ। सागर जी, आपको भी रोक रहा हूँ। फिर हम चर्चा पर लौटते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर जी, आप कुछ कह रहे थे, क्योंकि विक्रम जी भी लगातार कुछ बातें बता रहे थे। विक्रम जी, पहले मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रख दीजिए कि आप जो डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे और किस तरीके से इस पूरे मसले का हल निकाला जाए, क्या कांग्रेस का पक्ष इसमें दिखाई दे सकता है? देखिए सर, मामला जो है अब सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में है, कांग्रेस अब इसमें कहीं नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि हमने इनकी सारी आपत्ति मान ली, भले झूठ बोल रहा है, जोर से बोल रहा है, बार बार बोल रहे हैं, चलिए हम ठीक है, हम ओबीसी के हक में किसी तरह की राजनीति नहीं करना चाहते। हम तो ये कह रहे हैं कि क्योंकि जो विधायिका रहती है वो हमेशा उसका
अपर हैंड रहता है, वो कोई भी कानून बना सकती, पास कर सकती। हमने इसके पहले भी अनेक मसलों में ऐसा देखा है। यदि सुप्रीम कोर्ट की राय इतर भी है तो जो बहुमत की सरकार है वो हमेशा जो है कानून बना सकती है। तो इस बात को हमको समझना चाहिए, और इस बात को समझते हुए मैं बीजेपी से ये मांग कर रहा हूँ कि वो इस पे नए सिरे से अध्यादेश ले आए। क्या बुराई है? एक बात। दूसरी बात ये है कि ये सरकार बार बार जो कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में कहीं मामला नहीं फंसा हुआ है। आपके जो जनरल सामान्य गृह विभाग है वो बार बार पीएससी को चिट्ठी लिखता है कि 13% का कैप रखा जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इनकी सरकार क्यों चिट्ठी लिख रही विभिन्न विभागों को, जब इनकी सरकार की मंशा है 27% देने की। तो इनकी तरफ से कई चिट्ठियां मैंने आपके चैनल पे भी बताई है, क्यों लिखी जा रही है? जब आपको लगता है कि हमको रिजर्वेशन देना है तो देते रहिए ना आप। ठीक है, ये सवाल हम पहुंचा देते हैं, लेकिन एक जवाब और दीजिएगा। जो जीतू पटवारी कह रहे हैं 100 करोड़ रुपए वाला कॉन्सेप्ट कहां से आ गया कि 100 करोड़ रुपए वकीलों के द्वारा खर्च कराए गए हैं ताकि इसको आरक्षण ना मिले? हमने नहीं, आप सुनिए ना, पिछली बार मैं आपके चैनल पे स्टूडियो में आया था, मैंने वो चिट्ठी दिखाई थी और हमारे जो सुनील उइके जो विधायक हैं प्रश्न पूछा था कि आपने अभी तक कितने पैसे दिए हैं सुप्रीम कोर्ट में वकीलों को। तो उस समय तक 70 करोड़ रुपया सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भुगतान किया गया है, और ये उन्होंने सदन में स्वीकार किया है कि हमारे आंकड़े नहीं, भाजपा सरकार के ही आंकड़े हैं। तो हमारा ये आरोप है कि आप 100 करोड़ रुपया सिर्फ इस विधेयक को अटकाने के लिए खर्च कर रहे हैं ताकि ओबीसी को उसका लाभ ना मिल सके। बार बार तारीख पे तारीख लेने के पीछे यही मंशा है। एक तरफ 100 करोड़ रुपए भी दीजिए, दूसरी तरफ यह है कि इसको अटका के रखिए। ठीक है सागर जी, वो पूरे क्लेरिफाई कर रहे हैं कि किस तरीके से आपने 100 करोड़ का जो जिक्र जीतू पटवारी कर रहे थे। और दूसरी बात यह कि सत्ता में आप हैं, इससे पहले हमने इस पूरे मसले पर वकीलों से बातचीत करी, उनका भी कहना लगभग ये रहा कि भाई साहब अगर चाहे, इसमें कोई ऐसा मसला है नहीं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत दखल इसमें करेगा, बहुत इतने दाव पेच इसमें बचे नहीं है। अगर सरकार की मंशा है, बहुत इत्मीनान तरीके से इसमें काम हो सकता है, बहुत समाधान आसानी से निकल सकता है। लेकिन मसला यही फंस जाता है, जाते हैं कानूनी दाव पेच शुरू हो जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट ऐसी टिप्पणी करता है और ये लंबा मामला चला आ रहा है, तो समय खिंचता चला जा रहा है। सागर जी, ये देश जो है संविधान से चलता है, आपके विचारों से नहीं चलता। विक्रम जी को भी समझना होगा। अब ये बातें कैसे समझ सकते हैं जब माननीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी संविधान को मानते नहीं, कानून को समझते नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम समझते नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट को ये सुप्रीम समझते नहीं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि सब काम बस अपनी मर्जी से हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी तरीके से इस विषय पर गंभीरता से लगी हुई है और गंभीर तरीके से और व्यवस्थित तरीके से डेटा कलेक्शन हुआ, विभिन्न पक्षों को साथ में लाया गया, जहां तक कि एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई, कांग्रेस को भी साथ में रखने का प्रयास किया। और उसके बावजूद भी जब इन्हें राजनीति न करके साथ में आकर के ओबीसी के हितों पर काम करना चाहिए, लेकिन फिर भी ये अपना ओबीसी के प्रति विरोध किसी न किसी माध्यम से दिखा देते हैं, और वो इतिहास रहा है। नहीं ठीक है, आप ये विरोध आप ऐसे देख लीजिए, लेकिन बैठक में वो शामिल रहे, वो कह रहे हैं बैठक में साहब बैठक में मौजूद रहे, हमने बिल्कुल समर्थन किया। सुप्रीम कोर्ट में जो रोल है वो तो उनका ऐसा कोई रोल नजर नहीं आ रहा है। तो वो सरकार ने जो आपके वकीलों का वो जिक्र कर रहे हैं, तो उनका ऐसा राजनीतिक रूप से बयानबाजी देखने को मिल सकती है, लेकिन कोई अड़ंगे अटकाने का काम वो कह रहे हैं हम नहीं कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है। भाई विधेयक अटॉर्नी जनरल के माध्यम से जब भारतीय जनता पार्टी सजग होकर के प्रयास कर ही रही है, तो ये तो बहुत नेचुरल सी बात है कि स्पष्टता से दिखाई देता है। मैं यहाँ पे एक बार बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, खुद को अलग क्यों कर लिया? मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, और स्पष्ट से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति में पैसे लेने के बावजूद भी और स्पष्टता से दिखाई दे रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार की 27% का यह आरक्षण लागू होकर रहेगा, आप ये मान के रख लीजिए। जो थोड़ी बहुत न्यायिक देरी हो रही है उसे भी सुलझा लिया जाएगा, और आप देखेंगे कि हल जो है ओबीसी के पक्ष में निकलेगा। लेकिन इतिहास में भी थोड़ा सा बता दूं तो कांग्रेस मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 10 साल तक जमा के रखी थी, ये ओबीसी प्रेम है इनका। ठीक है विक्रम जी, वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, ध्यान रख लीजिए, आपकी नीति थी, मंशा साफ है। विक्रम जी, आज वर्तमान पे बात करिए, भविष्य सुधारने का प्रयास कीजिए। आप नेहरू जी के भी गाने गाओगे, इंदिरा जी के भी गाने गाओगे, वो वहां से पानी बहुत बह चुका है। आप तो सिर्फ इस विधेयक पे रहिए, आप तो ये कब लागू कर रही है आपकी सरकार, बताइए। इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना कोई कानूनी अड़चन है, कुछ भी बात नहीं, आप लागू करिए सीधे तौर पे।
आपको तो समझना होगा ना, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है, सुनवाई चालू होनी है 8 तारीख से, उस पर निश्चित रोज है ना सुनवाई चालू होनी है, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट का बहिष्कार करके चालू कर दें। आपको क्या समझ, आप मतलब यही तो समस्या है ना कि न्यायपालिका को न्यायपालिका समझते नहीं है। 20 साल से सरकार में हो आपने हमारी 1.5 साल की सरकार के बाद आप 8 साल हो गए लगभग। क्या ये आपका न्याय, ये आपकी न्याय संहिता है? आज आपको समझना चाहिए नहीं तो फिर ये बताइए कि आपके कई विभागों चाहिए। में 27% आरक्षण मिल रहा है और आपके जो विज्ञापन निकल रहे हैं वो 27% आरक्षण के ही निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही भर्ती होती है आप उसमें 13% का कैप लगा देते हैं। तो फिर आप अपनी सरकार से बोलिए कि विज्ञापन क्यों निकाल रहे हैं 13% का कैप? मानिए ये एक टेक्निकल मसला है और आपको समझना पड़ेगा कि भाजपा ने आयोग बनाया, डेटा दिया, कोर्ट में मजबूती से वो खड़ी है, तो और आपने क्या किया जब आपकी सरकार सिर्फ बयान दिए, सिर्फ बयान दिए। तो कांग्रेस जब कोर्ट में कह रही है, जब के विज्ञापन क्यों निकाल रही फिर आपकी सरकार? ठीक है सागर जी, मैं आपको जवाब ठीक देता है हूं, सागर जी, कोर्ट मैं ने चाह रहा बोल हूं कि थोड़ा आप इसको अच्छे से समझा दीजिए, क्योंकि ये सवाल कांग्रेस उठाती है, और ना सिर्फ कांग्रेस, जो इसकी पैरवी कर रहे हैं तमाम ऐसे वकील हैं, वो भी ये कहते हैं कि भाई साहब ये होल्ड आपकी सरकार में हो जाता है। 13% जो भर्तियों पर रोक लगी रहती है आरक्षण को लेकर, वो देखने को मिलती है, इससे नाराजगी भी देखने को मिलती है। इसको थोड़ा स्पष्टीकरण कर दीजिए, क्या टेक्निकल इशू आप जो कह रहे हैं वो आते हैं इसमें? मैं वही कह रहा हूं कि जब कमलनाथ सरकार ने 19 में अधूरा नोटिफिकेशन जारी किया था, बिना कानूनी तैयारी के किया था, थोड़ा कानूनी विषय को समझ करके यदि वो जानकारी रखकर ये काम करते तो शायद ये स्थिति आज नहीं होती। तो हम तो इन्हीं के पापों को ढो रहे हैं। अगर सिर्फ क्रेडिट लेने की राजनीति में नहीं पड़ते और वोट बैंक को नहीं बनाना चाहते तो आज ये न्याय संगत काम होता। तो ये आपकी नीति थी कि कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। सागर साहब देखिए, एक इमेज बनी थी जब कमलनाथ सरकार में पूरा पास हुआ, उसके बाद एक छवि बनी कि भाई साहब कानून बनकर तैयार है, इसका लाभ मिलने जा रहा है, लेकिन सरकार बदलती है, लोग आते हैं, फिर इस पर लंबा मामला खींचा चला जाता है। तो एक इमेज जो बनी है वो इमेज ये बनी है कि बीजेपी के आते ही ये मामला अटक गया, उसके पहले मामला सबसे ही चल रहा था। ऋषभ जी देखिए, समझना ये होगा कि अगर वो अध्यादेश पूरा होता तो कानून बन चुका होता, अभी तक 27% आरक्षण का लाभ मिल रहा होता। तो कुछ तो उसमें कमियां थी ना, तो वो कमियां थी, उसी को तो दूर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। हमने आयोग बनाया, डेटा इकट्ठा किया, कोर्ट में मजबूती से खड़े होकर के पक्ष रख रहे हैं, और इनके इन्होंने जो रायता डोला था उसको साफ करने का काम कर रहे हैं। ठीक है विक्रम जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर प्रतिक्रिया दीजिए। चलिए ठीक है, मैं ये समझ लेता हूं कि आप भी जो लोग हैं उनकी आवाज उठा रहे हैं। आप एक सिंपल सा एक समाधान बता दीजिए, जो कानूनी मामला चल रहा है कोर्ट में, वो तो तय समय में जो पूरा होना होगा उतना समय लगेगा, लेकिन आपके पास एक ऐसा समाधान है कि क्विकली ये सब कुछ सॉल्व हो जाए, सॉल्यूशन निकल जाए, वो समाधान आप बता दीजिए। मैं बता रहा हूं आपको, इसके पहले अपनी फाइनल हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि ये सरकार कानून लागू करे, इसमें किसी प्रकार की संवैधानिक अड़चन नहीं है। एक बात तो इससे ये पता चलता है कि गेंद अब कांग्रेस भाजपा के पाले में, सरकार के पाले में। तो फिर अभी ये मामला क्यों चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना। दूसरी बात यह है कि जब भी ये सरकार भर्तियों का विज्ञापन निकालती है तो उसमें स्पष्ट लिखा रहता है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जा रहा है और 27% आरक्षित पदों पर भर्ती भी की जाती है, लेकिन कैप लगा दिया 13% पे, बाकी के 14% के लोगों को नियुक्ति पत्र, उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया जा रहा है। तो आप मुझे बताइए, सरकार का दोहरा चरित्र है कि आप जब आपको लगता है कि हमको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है तो फिर 13% का विज्ञापन निकाली, 27% का विज्ञापन इसी सरलता के साथ डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। सागर जी, अब वो यही कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पहले कह रहा है, कांग्रेस का ये बयान है, तमाम तरीके से वकीलों का हमने भी सुना है, वो ये कह रहे हैं कि आप तो लागू कर दीजिए, स्थिति ठीक है, अब क्या आपत्ति? अब देखिए, अगर ऐसे ही लागू होना होता तो जब कांग्रेस ने अध्यादेश दिया था तब हो जाता ना। तो ये बेसिक बात ऋषभ जी इनकी समझ में आनी नहीं है, क्योंकि इन्हें सिर्फ विरोध खड़ा करना है और ओबीसी समाज को गुमराह करना है। तो समझा दीजिए, यही गुमराह करने की राजनीति ये करते रहते हैं। मैं समझा दीजिए, देखिए समझने का मानक होगा, जो सोया है उसे जगाया जा सकता है, जो दिखावा करता है उसको जगाना संभव है ना महाराज। नहीं एक तो चलिए, मैं ये कह रहा हूं, आप ठीक है, इनको आप समझाते रहिए, आप अपनी बात रखते रहिए। इस डिबेट को अगर कोई देख रहा है, जो खासकर छात्र हैं जो लगातार तैयारियां कर रहे हैं, वो देख रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि सब स्थिति ठीक है, लागू कर दीजिए। अब आप करें कोई अड़चन है, कैसे समझाया जाए, तो उसको कैसे आप समझाएंगे कि क्या अड़चन है, टेक्निकल इशू क्या है, वो शब्दावली क्या है कि यहां दिक्कत आ रही?
देखिए, मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया अपने प्रथम वक्तव्य में कि टेक्निकलिटी ये थी कि जब पहला अध्यादेश आया तो उसमें सबसे बेसिक कमी थी कि कोई आयोग और कोई उसकी रिपोर्ट का डेटा इकट्ठा करके सबमिशन नहीं हुआ। कोर्ट में जब वो मामला गया तो उस पर स्टे लग गया। अगर आपको समझना है कि इंदिरा सहायता जब पहले ही 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, 63% आरक्षण हो गया है SC ST OBC, और यदि EWC को मिला दिया जाए तो 73% आरक्षण हो चुका है। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रहा है, जो कांग्रेस लगातार उसको कोर्ट करती है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात क्यों समझ नहीं आई? सुप्रीम कोर्ट तो बेहतर तरह से इसे समझ रहा है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे टॉप ऑफ द बोर्ड मसले को रखा है। सिर्फ 10 दिन का समय एक्सटेंड किया है, 8 तारीख से इस पर रोजाना सुनवाई होनी है, और मैंने आपको स्पष्ट कर दिया कि ये 100% हित में फैसला आने वाला है। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब विक्रम जी, बस मसला यही है कि मुझे लगता है कि इस पर थोड़ी सी हम सियासी बयानबाजी देख ले तो उससे मामला और यहाँ पर चर्चा में थोड़ा मामला खिंच जाता है। बीजेपी का जो मत है वो जो कहना चाह रहा है कि आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, प्रक्रिया का हिस्सा बने रहिए, जो फैसला आएगा वो पक्ष में ही आएगा। फैसला पहले भी आ चुका है। मैं तो इनसे ये कह रहा हूँ कि फिर जब कोई आपत्ति है तो 27% का आप विज्ञापन नमक निकालिए। फिर आपका सामान्य गृह विभाग जो है PSC को चिट्ठी लिखता है कि सिर्फ 14-13% आरक्षण दीजिए, तो ये सब तो ना करेंगे। इनके अन्य विभागों में 27% मिल रहा है। सिर्फ ADPO और 1-2 विभाग ऐसे हैं जहाँ कैप लगा हुआ है, तो ये सरकार खुद कैप लगा रही है। मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी बातें जो लोग सुन रहे हैं उन तक पहुंची होंगी और सागर जी की बातें भी पहुंची होंगी, उनको हम छोड़ देते हैं और क्या कुछ फैसला आएगा इंतजार रहेगा। समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया आपका सागर जी, बहुत शुक्रिया विक्रम जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए।